हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट हम अपनी 3 क्लासेस प्रीपोजिशन के ऊपर पढ़ चुके हैं और इस क्लास में हम प्रीपोजिशन का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। हमने 3 क्लासेस में समझा प्रीपोजिशन क्या होता है और हमारा प्रीपोजिशन सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। यानी जब भी प्रीपोजिशन की बात होगी आप इससे क्या समझेंगे? रिलेशन। अब ये रिलेशन किसके बीच में होगा? ये रिलेशन प्रीपोजिशन से पहले आए हुए वर्ड और उसके बाद आपने प्रीपोजिशन बताया, राइट। और ये प्रीपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि आपने रिलेशन बताया किसके साथ? जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन यूज़ होगा। तो यानी प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन यूज़ होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ये आपने पिछले 3 लेक्चर्स में समझा। और इसके साथ हमने टाइम प्रीपोजिशन की बात कर रहे थे कि किसी तरीके से हम टाइम का रिलेशन बताते हैं सेंटेंस में, कि किस तरीके से वो टाइम हमारा रिलेट करता है सेंटेंस के दिए हुए कॉन्टेक्स्ट में। अब इसी तरीके से हम प्लेस की बात करेंगे, हम और दूसरे टाइप के प्रीपोजिशंस को डिस्कस करेंगे इस वाले लेक्चर के अंदर, राइट। अब हम देखिए, हमने लास्ट 4 और सिंस की बात करी थी और ड्यूरेशन की बात करी थी। तो 4 में क्या होता है? जब भी आप टाइम की लेंथ या ड्यूरेशन की बात करते हो तो हम 4 यूज़ करते हैं। सिंस आप कब बात करते हो? यानी कोई इवेंट किसी एक पॉइंट ऑफ, यानी पर्टिकुलर एक पॉइंट से शुरू हुआ और उसके आप इनिशियल पॉइंट यानी बिगिनिंग से बात कर रहे हो और उसके जहाँ तक वो गया है उस तक बात करो। अगर ये पास्ट के अंदर किसी एक पॉइंट से शुरू हुआ और वहाँ पर एंड हो गया, या फिर ये पास्ट में किसी पॉइंट से शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यूस में है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस, राइट। ड्यूरेशन मतलब क्या होता है कि स्पैन ऑफ टाइम में, यानी कोई टाइम का लेंथ रहा होगा उसके बीच में अगर कोई इवेंट होता है तो उसको हम ड्यूरेशन के प्रीपोजिशन की हेल्प से डिनोट करते हैं या फिर रिलेट कराते हैं हमारे सेंटेंस में। तो याद रखना है हमें, क्या चीज़ें याद रखनी है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, राइट। प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज़ होगा? नाउन। जो ये नाउन प्रीपोजिशन के बाद यूज़ होता है, ये नाउन हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और ये इसको कैसे रखेंगे आप? ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। अगर आप प्रीपोजिशन के बाद अगर आपने प्रोनाउन यूज़ कर दिया तो प्रोनाउन के जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? हिम, राइट। शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? हर। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करने हैं जब भी हम प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन यूज़ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा जो रूल नंबर 3 जो होता है टाइम को लेकर, वो क्या होता है कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन ड्यूरिंग एंड वाइल, यानी ड्यूरिंग और वाइल के बीच का डिफरेंस क्या होता है। देखिए, बोथ जो ये दोनों वर्ड होते हैं ना, ड्यूरिंग वो हमने लास्ट जो पढ़ा था वो ड्यूरेशन था, तो दोनों में डिफरेंस है। ड्यूरिंग और वाइल ये हम कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, अभी हम ये समझते हैं। देखिए, जो दोनों वर्ड्स होते हैं ड्यूरिंग और वाइल, ये किसको रिलेट करते हैं? टू समथिंग दैट हैपन्स साइमल्टेनियसली विद अनदर इवेंट। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है कि कोई एक इवेंट हुआ उसके साथ कोई दूसरा इवेंट हो गया, राइट। वन अनदर इवेंट यानी एक के बाद दूसरा इवेंट जो है शुरू हो गया, उसके लिए हम बोलते हैं ड्यूरिंग और वाइल। बट इन दोनों का जो यूज़ करने का तरीका होता है सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम ड्यूरिंग की बात करते हैं कि ड्यूरिंग कैसे यूज़ किया जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी आप ड्यूरिंग यूज़ करोगे, ड्यूरिंग के साथ हमेशा नाउन लिया जाएगा। अब ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन है और इसके लिए एक हमने नाउन यूज़ कर लिया, तो ड्यूरिंग इज़ फॉलोड बाय अ नाउन। जैसे आई फेल अस्लीप ड्यूरिंग द मूवी। अब यानी वो क्या बात कर रहा है कि जब वो कब सोया था? वो मूवी के दौरान। वो लोग मूवी देखने गए होंगे या फिर घर पे मूवी देख रहे होंगे, तो उसमें अपना स्पीकर बता रहा है कि वो मूवी के दौरान सो गया था, राइट। तो यहाँ पर जो ड्यूरिंग है और उसके बाद आपने जो नाउन मिला है वो मिला है मूवी। अब ये कैसे पता चला नाउन क्या है मूवी? तो यहाँ पर आर्टिकल क्या है? द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है और आपको पता है आर्टिकल के बाद हमेशा क्या मिलेगा आपको? नाउन। तो आर्टिकल्स जो भी यूज़ होते हैं, जैसे ए हो गया, एन हो गया और द हो गया, इनके बाद हमेशा नाउन आता है। तो द के बाद हमारे पास मूवी क्या है? नाउन। और दूसरी बात, इस मूवी का कोई ना कोई नाम रहा होगा, यानी देयर इज सम नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवी। तो अब वो मूवी कोई भी रही होगी, उसका एक नाम रहा होगा, तो इसीलिए उसको हमने क्या यूज़ करा है? नाउन। और ये नाउन किसका है? ड्यूरिंग का। ड्यूरिंग हमारी यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन, राइट। और वाइल जब भी आप यूज़ करोगे, अभी हम इनकी यूजेस की बात कर रहे हैं, अगर आप वाइल जब भी यूज़ करोगे तो उससे यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। देखिए, यहाँ पर क्लॉज की बात हुई है। क्लॉज को पहले आप समझ लेते हैं। जो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यही होता है क्लॉज। देखिए, क्लॉज का मतलब क्या होता है कि उसका एक खुद का एक सब्जेक्ट होगा
और ये कोई सब्जेक्ट, जो ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये किसी ना स्टेट या किसी एक्शन को रेफर करेगा, और ये एक्शन और रेफर को कौन इंडिकेट करते हैं? वर्ब। यानी ऐसे ग्रुप ऑफ सेंटेंस जिसका इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होता है और इंडिपेंडेंट वर्ब होती है, लेकिन ये जो क्लॉजेज होते हैं ये किसी ना किसी दूसरी क्लॉज के साथ कनेक्ट होते हैं पूरा मीनिंग को कन्वे करने के लिए। देखो, आपको मीनिंग पता तो चल जाएगा, लेकिन पूरे कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कही गई है उसके साथ ये अपने साथ दूसरे और क्लॉज लेके चलते हैं। यानी एक सेंटेंस में आपको 2 क्लॉजेज मिल सकती हैं, 3 क्लॉजेज मिल सकती है, एज पर द सेंटेंस। जैसे सेंटेंस अपना मीनिंग कन्वे करना चाहता है उस हिसाब से आपको उतनी क्लॉजेज सेंटेंस में देखने को मिल सकती हैं। तो वाइल के बाद आपको क्लॉज देखने के लिए मिलेगा, यानी वाइल के बाद आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जिसका एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे आई फेल अस्लीप, मैं सो गया था। कब? वाइल आई वॉज वॉचिंग द मूवी। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, वॉज वॉचिंग यहाँ पर वर्ब हो गया, राइट। आई वॉज वॉचिंग द मूवी, ये देखिए ये एक अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, राइट। आई वॉज वॉचिंग द मूवी, मैं मूवी देख रहा था, लेकिन हमने इसको और इसके कॉन्टेक्स्ट में जोड़ दिया कि मैं सो गया था। कब सो गया था? जब मैं मूवी देख रहा था। तो यहाँ पर जो वाइल यूज़ करा है ना, ये एज अ कंजंक्शन यूज़ करा है, नॉट अ प्रीपोजिशन। याद रखिएगा, यहाँ पर बस यही छोटा सा डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जब भी आप दो क्लॉजेस यानी मैं बात करता हूँ वर्ब, 2 वर्ब को आप कनेक्ट करते हो तो आपको एक कंजंक्शन की हेल्प होती है, राइट। तो यहाँ पर जो वाइल हमने यूज़ किया है एज अ कंजंक्शन यूज़ करा है, यानी यहाँ पर ये रिलेशन नहीं बता रहा है, यहाँ पर ये 2 क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। लेकिन ऑन अदर हैंड वहीं दूसरी तरफ जो ड्यूरिंग था, ड्यूरिंग क्या कर रहा था? ड्यूरिंग उसके सोने का रिलेशन बताया था कि वो कब सोया था, वो मूवी के दौरान सोया था। लेकिन यहाँ पर वो सो गया था, और लेकिन उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर ये क्लैरिफाई कर रहा है जब वह मूवी देख रहा था। तो यहाँ पर जो वाइल यूज़ होगा एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है, क्योंकि ये 2 क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि देखिए सेम सेंटेंस के अंदर फेल अस्लीप ये एक वर्ब हो गई और सब्जेक्ट हो गया S1। आई अगेन ये एक सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर ये वॉज वॉचिंग मूवी हो गया वर्ब 2, यानी 2 सब्जेक्ट है 2 वर्ब है सेम सेंटेंस में। तो इसीलिए हम एक कंजंक्शन को ऐड करेंगे, कंजंक्शन इनको जोड़ेंगे, राइट। सो वी हर्ड द न्यूज़ ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट। तो हमने न्यूज़ सुनी थी। कब सुनी थी? इस बात को पूरा करने के लिए लिख दिया मैंने ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट, यानी उनके न्यूज़ सुनने से और कब सुनी थी उसके बीच में रिलेशन कौन बता रहा है? ड्यूरिंग। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो ये ड्यूरिंग दिया ये प्रीपोजिशन है, राइट। अब ये मेरे को कैसे पता चला प्रीपोजिशन है? क्योंकि इसके एग्जैक्ट थोड़ी देर बाद ही मैंने एक नाउन लिखा है ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर जो नाउन है ये एक ब्रेकफास्ट नाउन क्या है यहाँ पर? ब्रेकफास्ट, राइट। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट नाउन है और ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है। यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हुई। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, वी हर्ड द न्यूज़। हमने न्यूज़ सुनी थी। कब? वाइल वी वर ईटिंग ब्रेकफास्ट, जब हम ब्रेकफास्ट खा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए वी अगेन सब्जेक्ट हो गया हमारा, हर्ड। अब हर्ड क्या? व्हाट हर्ड? अब हर्ड वर्ब हो गई, और क्या सुना था? न्यूज़। न्यूज़ हर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ अगेन वी हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो ये हमारा सब्जेक्ट 2 हो गया। वर ईटिंग अगेन हमारी वर्ब 2 हो गई। 2 वर्ब या और 2 सब्जेक्टों को आपस में कौन कनेक्ट किए हुए है? वाइल। तो यहाँ पर वाइल क्या यूज़ हुआ है? यहाँ पर वाइल एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि वाइल यहाँ पर कंजंक्शन क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर 2 क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। इन दिस केस वी आर ईटिंग ब्रेकफास्ट, राइट। तो जो वी आर ईटिंग ब्रेकफास्ट है ये अपने आप में क्लॉज है, ये एक नाउन नहीं है, ये क्लॉज है, राइट। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। शी कॉल्ड मी ड्यूरिंग द मीटिंग। उन्होंने मुझे बुलाया था। शी कॉल्ड मी, राइट। उसने मुझे बुलाया था। कब? ड्यूरिंग द मीटिंग। ये उनके बुलाने और किस टाइम पे बुलाने के रिलेशन की बात हो रही है? मीटिंग के दौरान। तो यहाँ पर ड्यूरिंग अगेन ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है, राइट। और ड्यूरिंग प्रीपोजिशन क्यों यूज़ हुआ है? तो ज़रा आप ध्यान से देखिए ड्यूरिंग प्रीपोजिशन क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि यहाँ पर मीटिंग एज अ नाउन यूज़ हुआ है, राइट। सो उन्होंने कब बुलाया था उसे? मीटिंग के दौरान। तो ड्यूरिंग के साथ हमने मीटिंग लगा दिया और इन दोनों के बीच में ड्यूरिंग रिलेशन बता रहा है, राइट। तो द मीटिंग क्या हो गया हमारा? एक नाउन फ्रेज हो गया। नाउ शी कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे बुलाया था। कब?
अब यहाँ पर देखिए वाइल हमने अगेन यूज़ करा और आई वॉज इन दी मीटिंग, जो यहाँ पर हमने कॉन्टेक्स्ट लिखा है ना, आई वॉज इन दी मीटिंग, तो आई यहाँ पर अगेन सब्जेक्ट हो गया मेरा, और वॉज क्या हो गया, वर्ब, शी अगेन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, राइट, और कॉल्ड क्या हो गया, वर्ब। तो दो सब्जेक्ट हैं, दो वर्ब हैं, यानी दो आपस में क्लॉजेज हैं, उनको कनेक्ट किसने किया हुआ है, वाइल ने। तो वाइल अगेन यहाँ पर क्या यूज़ हो गया, कंजंक्शन, राइट। तो अगर आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ड्यूरिंग को हम एज अ प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, ड्यूरिंग आप कैसे यूज़ कर रहे हो, ड्यूरिंग को एज अ प्रीपोजिशन, राइट। अभी जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए उससे ड्यूरिंग हमारा प्रीपोजिशन की तरह यूज़ हो रहा है, और वाइल को कब यूज़ किया जा रहा है, वाइल को एज अ कंजंक्शन यूज़ किया जा रहा है, राइट। दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। और ड्यूरिंग के बाद आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, नाउन, और वाइल के बाद आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, क्लॉज, राइट। ये दो डिफरेंस आपने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए क्लियरली यहाँ पर पूरा एक क्लॉज देखने को मिल रहा है और यहाँ पर मीटिंग एज अ नाउन देखने को मिल रही है, राइट। नाउ तो की डिफरेंस क्या है, ड्यूरिंग इज फॉलोड बाय अ नाउन, ड्यूरिंग एक नाउन या नाउन फ्रेज को फॉलो करती है, वाइल किसको फॉलो करता है, क्लॉज को, यानी सब्जेक्ट वर्ब को। यानी ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन की तरह यूज़ किया जा रहा है और वाइल एज अ किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, कंजंक्शन की तरह से, राइट। अब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं बाय, अनटिल या टिल, अनटिल या टिल, राइट। इनको लेकर देखिए हम बोथ बाय भी और अनटिल भी, राइट। तो इसको हम इनफॉर्मल वर्जन हो जाता है इसका टिल, लेकिन अभी हम बात करें बाय और अनटिल की। तो ये दोनों हमारे टाइम को डील करते हैं, लेकिन अगेन जैसे ड्यूरिंग और वाइल भी हम टाइम को लेकर डील कर रहे थे, लेकिन उनका यूज़ करने का तरीका या उनके कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट थे। ऐसे ही बाय और अनटिल को भी हम टाइम के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन इनके जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो हमारे क्वाइट डिफरेंट होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं। अब किस तरीके से डिफरेंस होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए अब आता है बाय। बाय का पर्पस क्या होता है, बाय सेंटेंस में क्यों यूज़ किया जाता है। अब मैं लिख देता हूँ बाय को क्यों यूज़ किया जाता है, तो अब समझते हैं हम क्यों यूज़ किया जाता है। देखिए बाय हमारा क्या करता है, स्पेसिफिक डेडलाइन और एंड पॉइंट इन टाइम को मेंशन करता है। तो अब एक एक पॉइंट याद रखिएगा किस तरीके से हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए। जैसे बाय, अब बाय का यूज़ क्या हो गया, स्पेसिफिक डेडलाइन, यानी एक स्पेसिफिक डेडलाइन की बात करेगा वो, यानी किस समय तक कोई काम ख़त्म हो जाना चाहिए, राइट। डेडलाइन का मतलब ही क्या होता है कि इस समय तक ये काम समाप्त हो जाना चाहिए, ये अंतिम समय आपको दिया जा रहा है, राइट। जैसे टीचर्स बोलते हैं ना कि मंडे तक आपको अपना होमवर्क ख़त्म कर लेना है, सबकी नोटबुक्स चेक होंगी, तो जो मंडे होता है ना वो आपका डेडलाइन होता है। या फिर एंड पॉइंट इन टाइम, यानी जो जितना भी आपको टाइम दिया गया है। देखिए पॉइंट इन टाइम का मतलब क्या होता है, जब भी आप टाइम की बात करते हो ना तो टाइम को हम क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो किसी समय की बात करोगे तो इसलिए इन लिख, टाइम के साथ हमने प्रीपोजिशन इन इसलिए लगा देते हैं क्योंकि हम टाइम में बात कर रहे हैं। टाइम को हमने क्या करा है, एक स्केल पे रख दिया गया है और उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इसलिए हम इन प्रीपोजिशन लगा देते हैं। यानी एंड पॉइंट किस में, टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम के एंड पॉइंट तक, राइट। इसका मतलब और होता है कि नो लेटर देन, इससे बाद में नहीं होना चाहिए, ये आपकी डेडलाइन है। नो लेटर देन यानी इसके बाद नहीं होना चाहिए। और बिफोर, यानी अगर आपको बोला जाए टीचर के द्वारा कि आपको मंडे तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना है, यानी मंडे के बाद काउंट नहीं किया जाएगा, आप चाहो तो मंडे से पहले भी कर सकते हो। यानी नॉट लेटर देन मंडे और बिफोर मंडे, यानी आप मंडे से पहले भी बात कर सकते हो। अ पर्टिकुलर मूवमेंट, यानी अब पूरी बात यह है कि ये एक स्पेसिफिक टाइम और एक पर्टिकुलर मूवमेंट की बात करता है, राइट। अब इसका यूजेस क्या है, ये इंडिकेट करता है एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड। अब यूजेस का मतलब क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई आपको काम शाम के 4 बजे तक करना है, यानी ये एक्शन शाम के 4 बजे तक ख़त्म होना चाहिए, यानी ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, राइट। इसका मतलब यही होता है, यानी इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर और एट अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, यानी कि कोई भी एक्शन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ख़त्म होना चाहिए, यानी इसके बाद नहीं होगा और या फिर इससे पहले समाप्त हो सकता है। डेडलाइन का मतलब ही होता है कि आपको जो टाइम दे दिया गया, जिस सीमा तक दे दिया गया, उस सीमा से पहले आप ख़त्म कर सकते हो, लेकिन उससे बाद नहीं।
राइट। या फिर कोई ऐसा काम जो आपने, ये तो फ्यूचर की बात हो गई, कोई ऐसा काम जो आपने पास्ट में एक सीमा तक यानी एक दिए हुए टाइम तक आपने कंप्लीट कर चुका था या फिर उससे पहले कर चुका था, तो उस कंडीशन में हम बाय का यूज़ करते हैं। अगर हम फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय 5 PM, यानी ये बोला जा रहा है कि 5 बजे तक, अगर मान लीजिए अभी 11 AM हो रहे हैं, राइट, और इनको एक प्रोजेक्ट पे काम दिया और बोला गया कि आपको ये काम 5 बजे तक ख़त्म करना है, तो उसने बोला येस आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय 5 PM, बिल्कुल हाँ मैं ये प्रोजेक्ट जो है 5 बजे तक ख़त्म कर दूंगा। अब 11 से लेके 5, यानी ये जो 5 PM की जो बात हो रही है ये एंड पॉइंट है, अब ये इससे पहले भी ख़त्म कर सकता है बट इसके बाद एक्सीड नहीं होगा, यानी दिस मीन आई विल have the project finished at 5 PM और possibly before but not after, यानी उससे पहले समाप्त कर सकते हो लेकिन उसके बाद नहीं। तो इसका बाय का यूज़ का मतलब यही होता है, राइट। अगर आप पास्ट कॉन्टेक्स्ट की बात करें यानी भूतकाल की बात करें, शी हैड लेफ्ट बाय द टाइम यू अराइव्ड, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बाय द टाइम यू ट्रेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम यू अराइव्ड, यानी शी हैड लेफ्ट यानी वो जा चुकी थी जब आप आए थे, बाय द टाइम यू अराइव्ड यानी शी लेफ्ट बिफोर यू अराइव्ड, आपके आने से पहले वो जा चुकी थी, राइट। तो यहाँ पर बाय द टाइम का मतलब है, यहाँ पर ये पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, बाय द टाइम यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करो जब आप अराइव्ड यानी आप आए थे और वो जा चुकी थी। अब इसका मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर पास्ट में 2 एक्शन की बात हो रही है, ये हमने टेंसेज में अच्छे से कवर करेंगे लेकिन यहाँ पर भी आपको समझ के चलना है। देखिए, एक होता है हमारा पास्ट सिंपल, ठीक है, यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ करके चलता हूँ। एक होता है पास्ट सिंपल और एक होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, कोई घटना, पास्ट की हम बात करते हैं, कोई पास्ट का फैक्ट करते हैं, फैक्ट की बात करते हैं या कोई सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो वो पास्ट सिंपल में हम कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि कोई घटना पास्ट में हुई और वहीं समाप्त हो गई, राइट, तो उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट में पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी हम भूतकाल की तो बात कर रहे हैं। देखिए, सपोज ये हमारा टाइम है, अभी का टाइम, यानी इससे पहले की जो बातें होंगी वो पास्ट की बातें होंगी और उन बातों में भी और पीछे की बात करें तो वो हमारी पास्ट परफेक्ट में बातें की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम आए थे, वो जा चुकी थी, यानी आपके आप आए, ये एक पास्ट का एक्शन था, आप आए थे, ये एक पास्ट का एक्शन हुआ। इससे पहले का क्या एक्शन हुआ कि वो जा चुकी थी, तो ये और पास्ट में हुआ, राइट। मान लीजिए वो व्यक्ति कल शाम 4 बजे आया था लेकिन वो 2 बजे ही जा चुकी थी। तो आज के सिनेरियो में देखें तो ये वाला जो टाइम है 4 PM, उसके जब वो आया था ये अभी हुआ है और उससे पहले क्या हो चुका है कि वो जा चुकी थी। तो बाय द टाइम हम तब यूज़ करते हैं, इसीलिए जो हमारा करंट इवेंट होता है, जो अभी प्रेजेंट के तुलनात्मक जो ज़्यादा पास है प्रेजेंट के, उसको हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं, लेकिन जो इवेंट पहले हो चुका है यानी पास्ट में भी उस पहले हो चुका है उसको हम परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी उनका जाना यानी उनका छोड़ना। यहाँ से शी हैड लेफ्ट यानी वो पहले जा चुकी थी आपके आने से पहले, तो ये एक्शन पहले हुआ है, इसीलिए हमने इसको क्या लिख दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस में, राइट। अब यूज़ होता है हमारा अनटिल और टिल का। देखिए, अनटिल डिनोट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, यानी कंटिन्यूएशन की बात करता है, यानी कोई एक्शन चलता हुआ आ रहा है। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या कि कोई, जब कंटिन्यूस टेंस का मतलब भी क्या होता है, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि आप कोई काम होता आ रहा है, यानी कोई एक्शन चलता आ रहा है एक पॉइंट ऑफ टाइम तक, राइट, यानी ये एक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें मैं, इसके अंदर ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, राइट। इट एम्फेसाइजेस द ड्यूरेशन और कंटिन्यूएशन ऑफ एक्शन, यानी किसी एक्शन की ड्यूरेशन की बात करेंगे या उसके कंटिन्यूएशन की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं, तो देखिए वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ, 1940 से 1945, ये ड्यूरेशन है, यानी इसके ईयर के बीच में जितनी भी टाइम पीरियड की आप बात करोगे उस समय वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था। अब मैं बात करता हूँ हमारा इंडिपेंडेंस के लिए, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब से शुरू हुआ, तो आपको पता होगा 1857 से 1947 तक ये हुआ,
यानी ये जो 90 साल का पीरियड हमें मिला, इसमें बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट हुए, यानी बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, बहुत सारे स्ट्रगल किया हमने इंडिपेंडेंस के लिए। तो ये ड्यूरेशन को बता रहा है कि कोई काम इस ड्यूरेशन में चला है। वो इंडिपेंडेंस को लेके स्ट्रगल हो सकता है, या फिर अब वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 के इवेंट्स हो सकते हैं, वो इस पर्टिकुलर टाइम में चले हैं, राइट। तो अंटिल और का मतलब ही होता है कंटिन्यूएशन बताना एक्शंस का, राइट। एंड एक्शन स्टॉप्स वंस दैट पॉइंट इज रीच्ड। तो जैसे ही 1947 आया, हमें आज़ादी मिल गई, तो जो एक्शंस या जो मूवमेंट देश को आज़ादी दिलाने के लिए हो रहे थे, वो सारे एक्शन बंद हो गए। यानी आप एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम की आप बात करोगे समय में, उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, वो एक्शन बंद हो जाएगा, राइट। वो एक्शन कब तक चल रहा था? जब तक उस पीरियड के बीच में आप बात करोगे, राइट। अंटिल और टिल का मतलब यही होता है। अब इसका यूज़ क्या है? यूज़ इसका यही है कि ये बताएगा, आपको शो करेगा किसी भी एक्शन के कंटिन्यूएशन को लेके, किसी सिचुएशन को, किसी एक्शन के कंटिन्यूएशन को लेके किस स्पेसिफिक टाइम तक वो चला। अब फॉर एग्जांपल, आप स्कूल में जाते हो, आप जॉब करते हो, आप कुछ करते हो, तो 8 AM से आपका ऑफिस या स्कूल शुरू होता है और 4 PM तक एंड होता है। तो जो भी आपको ऑफिस या स्कूल का काम होता है, वो इस 4 PM शाम के 4 बजे तक ही चलेगा, इसके बाद नहीं चलेगा। यानी यहाँ तक वो एक्शन जो है समाप्त हो जाएंगे। तो यही हमारा अंटिल और टिल का यूज़ बताता है कि किस पीरियड ऑफ टाइम तक आपके एक्शन चले, और लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो एक्शन रुक गए, राइट। फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट इसका कैसे होगा कि आई विल बी वर्किंग अंटिल 6 PM, यानी वो अभी 12 बज रहे हैं दोपहर के, और उसका ऑफिस शाम को 6 बजे तक है। तो उसने बताया कि वो शाम के 6 बजे तक काम करेगा, यानी उसके जितने भी एक्शन होंगे वो 6 PM तक होंगे। जो भी उसका ऑफिस वर्क होगा, स्कूल वर्क होगा, होमवर्क होगा, वो 12 बजे से 6 बजे तक चलेगा। लेकिन जैसे ही 6 PM हो जाएगा, उसके सारे एक्शंस यहाँ पर रुक जाएंगे। तो अंटिल का मतलब यही होता है कि जो भी काम करेगा वो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक करेगा, देन उसके बाद वो एक्शंस रुक जाएंगे। यानी आई विल कंटिन्यू वर्किंग एंड स्टॉप एट 6 PM, यानी मैं इस ड्यूरेशन में काम करता रहूँगा और 6 बजे रुक जाऊँगा। इसका मतलब अंटिल का मतलब यही होता है। तो अब इनके बीच में की डिफरेंस क्या निकला? तो बाय क्या होता है? ये एक डेडलाइन को इंडिकेट करता है कि कोई काम कब तक ख़त्म होगा, यानी डेडलाइन फॉर द कंप्लीशन ऑफ एक्शन, यानी कोई काम कब तक कंप्लीट होगा। जैसे आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय 6 PM, यानी ये 6 बजे तक इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देगा, अगर 12 बजे की बात हो रही है। तो अगर मैं यहीं अंटिल की बात करता हूँ, सो यानी इसका मतलब है कि वो 6 बजे तक इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा, उसके बाद नहीं करेगा, राइट। अंटिल 6 PM, आई विल वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट अंटिल 6 PM। तो यानी वो इस प्रोजेक्ट पे 6 बजे तक काम करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसको अबाइड बाय, यानी उसको बता दिया गया है कि 6 बजे तक आपको ये प्रोजेक्ट ख़त्म करना है। तो यानी इसके बाद कोई डेडलाइन आगे नहीं शिफ्ट होगी, इसके बाद आगे का काम नहीं गिना जाएगा, आपको ये काम 6 बजे से पहले या 6 बजे तक ख़त्म कर देना है। ये यूज़ किया जाएगा बाय के लिए। अंटिल मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ वर्क की बात करेगा, राइट। द बुक नीड्स टू बी रिटर्न बाय फ्राइडे, यानी अगर ये बुक को आप फ्राइडे तक रिटर्न करोगे, यानी बुक रिटर्न बोला जा रहा है कि बुक को जो है फ्राइडे तक रिटर्न करना है, यानी ये डेडलाइन है। तो फ्राइडे इज़ द लेटेस्ट एक्सेप्टेबल टाइम, यानी फ्राइडे तक आपकी ये बुक एक्सेप्ट कर ली जाएगी, उसके बाद आपको फाइन लिया जाएगा। तो यानी फ्राइडे तक वेट किया जाएगा इस एक्शन के ख़त्म होने का, देन उसके बाद ये एक्शन आगे हम कंटिन्यू नहीं रखेंगे। ये बाइक में यूज़ होता है, राइट। नाउ अंटिल क्या डिनोट करता है? अंटिल डिनोट करता है स्पैन ऑफ टाइम को, यानी कब तक वो एक्शन चला और किस या सिचुएशन को बात करें, एक्शन या सिचुएशन को, कब तक वो सिचुएशन चलेगी और उसके बाद वो सिचुएशन बंद हो जाएगी। जैसे लाइब्रेरीज ओपन अंटिल 6 PM, यानी सुबह के 9 बजे से लेके मैं रात के 9 बजे तक की बात करूं, तो लाइब्रेरी जो है इस ड्यूरेशन में ओपन रहेगी, लेकिन जैसे ही 9 बजेंगे ये लाइब्रेरी क्लोज हो जाएगी। तो अंटिल बताता है कि कोई एक्शन कब तक चलेगा और उसके बाद वो एक्शन बंद हो जाएगा। द लाइब्रेरी रिमेन्स ओपन एंड विल क्लोज एट 6 PM, तो लाइब्रेरी बीच में खुली रहेगी, लेकिन रात के 9 बजे तक वो बंद हो जाएगी। तो ये हमारे अंटिल
और बाय के यूज़ हुए, राइट। सो बाय द टाइम, अब एक और यूज़ होता है हमारा बाय द टाइम। बाय द टाइम हम कब यूज़ करते हैं? तो बाय द टाइम अ टेम्पोरल क्लॉज एंड इट इज़ यूजुअली फॉलोड बाय कंप्लीट क्लॉज। तो ये जब भी आप बाय द टाइम यूज़ करोगे, ये किसी कंप्लीट क्लॉज के बाद यूज़ किया जाएगा। क्लॉज का मतलब समझ गए, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। ये मैंने आपको बताया कि क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट होगा, अपना एक वर्ब होगा और ये अपना एक मीनिंग कन्वे करेगा आपको, राइट। तो अब ये बाय द टाइम को अब आप यूज़ समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए, इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल होता है, बाय द टाइम आई अराइव्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो ये ऐसा होता भी है कि जिस समय तक आप स्टेशन पर पहुंचते हैं उस समय से पहले यार ट्रेन आपकी जा चुकी होती है। मान लीजिए ट्रेन, आप स्टेशन पहुंचे रात को 8 बजे और ट्रेन जो है वो 7:58 PM पे चली गई। तो आप क्या बोलोगे? बाय द टाइम, यानी जिस पॉइंट ऑफ टाइम तक आप स्टेशन पे गए, बाय द टाइम आई अराइव्ड द स्टेशन। तो यहाँ पर आई अराइव्ड देखो मैंने सिंपल पास्ट में लिखा है, ये इसके पीछे का रीज़न है। सिंपल पास्ट में क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये जो एक्शन है ये पहले हुआ है, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी ट्रेन पहले ही जा चुकी है, कि जिस समय आप आए उस समय पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। तो ये वाला एक्शन पहले हो चुका है, इसलिए इसको मैंने परफेक्ट टेंस में लिखा है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, बाय द टाइम इंट्रोड्यूस अ टेम्पोरल क्लॉज। तो टेम्पोरल क्लॉज का मतलब हमने किससे यूज़ करा? बाय द टाइम से, राइट। तो टेम्पोरल क्लॉज हम किससे इंट्रोड्यूस करते हैं? बाय द टाइम से। और ये इट इज़ फॉलोड बाय अ कंप्लीट क्लॉज। तो इसके बाद हमने कौन सा क्लॉज यूज़ करा? कंप्लीट क्लॉज, राइट, विच डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम व्हेन अनदर एक्शन इज मैंशनड। तो यानी जो टेम्पोरल क्लॉज हमें बताता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारा दूसरा क्लॉज हुआ है, राइट। सो ये मैंने पास्ट के, बाय द टाइम जनरली हमारी पास्ट की सिचुएशंस के लिए यूज़ किया जाता है। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये हमारा मेन क्लॉज है, राइट, कि जो एक्शन है ये हो चुका है, एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी अस्लीप, वो सो चुकी होगी। बाय द टाइम वी गेट होम, जब हम घर जाएंगे, जिस समय हम घर जाएंगे वो सो चुकी होगी। बाय द टाइम वी गेट होम, या फिर जब तक हम घर आए वो सो चुकी होगी, राइट। तो वी गेट होम ये एक हमारा टेम्पोरल क्लॉज है जो आपको बता रहा है कि आप किस समय घर पे आओगे, राइट। और शी विल बी अस्लीप, वो सो चुकी होगी, ये हमारा मेन एक्शन है कि ये उस समय, जिस समय ये पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक्शन होगा या ये एक्शन एंड होगा, कि जब आप घर में एंटर कर गए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो लेकिन उससे पहले ही ये वाला एक्शन कंप्लीट हो चुका है, राइट, हो जाएगा। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो हो जाएगा। सो बाय क्या हमारा इंडिकेट करता है? डेडलाइन को और लेटेस्ट टाइम को, विच एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड, राइट। सो बाय हमारा डेडलाइन को या फिर लेटेस्ट टाइम को बताएगा जब तक हमारा कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए। जैसे आई विल फिनिश द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, मैं फ्राइडे तक अपना काम खत्म कर दूंगा, यानी इसके बाद एक्सटेंड नहीं होगा, फ्राइडे से पहले भी ये फिनिश कर सकता है। द स्टोर क्लोजेस बाय मिडनाइट, यानी मिडनाइट तक जो स्टोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे, यानी मिडनाइट से पहले तक खुले रहेंगे, उसके बाद ये नहीं ओपन होंगे, राइट। सो बाय द टाइम किस लिए यूज़ किया जाता है? सेट अ सिनेरियो इन विच वन एक्शन इज कंप्लीट व्हेन अनदर एक्शन अकर, यानी बाय द टाइम का मतलब यही होता है कि दो एक्शंस के साथ लिया जाता है कि एक एक्शन कंप्लीट हो गया जब दूसरा हुआ, यानी दूसरा एक्शन हुआ उससे पहले ही दूसरा एक्शन जो हमारा पहला एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। बाय द टाइम यू रीड दिस लेटर, जिस समय आप ये लेटर पढ़ोगे, आई विल बी फार अवे, मैं बहुत दूर जा चुका हूँगा, राइट। बाय गिव्स अ डेडलाइन और एंड पॉइंट फॉर एन एक्शन, बाय क्या करता है? डेडलाइन या फिर एंड पॉइंट बताता है एक्शन के लिए। प्लीज़ सबमिट द फॉर्म बाय टुमारो, यानी आपको ये जो फॉर्म है कल तक सबमिट करना है, इसके बाद ये सबमिट नहीं होगा, राइट। बाकी का अब आता है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक हमने अपने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम्स को डिस्कस कर दिया, अनटिल डिस्कस कर लिया, बाय द टाइम डिस्कस करा आपके साथ, राइट, टिल और अनटिल, बाय द टाइम, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, राइट। तो ये चीज़ों को आपको समझना है कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। तो हमने एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कस किया है। जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ प्लीज़ सबमिट फॉर्म अनटिल टुमारो, तो यहाँ या बाय द टाइम टुमारो, तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझ के कि कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन होगा, आप इजीली कर पाओगे। टाइम प्रीपोजिशंस हमने यहाँ पर फिनिश कर लिए, आगे हम इनकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। आगे हम जो है प्रीपोजिशन फॉर प्लेसेस, तो हमारे प्लेसेस को लेकर कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच।